हेलो सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वैदिक शिक्षा। वैदिक शिक्षा का जो समय काल है वो 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक था। वैदिक काल में शिक्षा की क्या व्यवस्थाएं हैं, शिक्षा का क्या अर्थ है, शिक्षा को और किन नामों से जाना जाता है, तो आइए देखते हैं। वैदिक साहित्य में शिक्षा को बोध, ज्ञान, विनय, विद्या आदि अनेक नामों से जाना जाता था। वैदिक काल में शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो था मोक्ष की प्राप्ति करना, मतलब जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पाना। यही वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था, ठीक है ना। और वैदिक काल में शिक्षा को तीसरा नेत्र माना जाता था। शिक्षा को वैदिक शिक्षा में तीसरी आंखें मानी जाती थी। क्यों मानी जाती थी? क्योंकि बालक का क्या करना होता था? सर्वांगीण विकास करना होता था। मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना होता था। और मनुष्य का सर्वांगीण विकास कैसे होगा? कि मनुष्य का आध्यात्मिक विकास हो, चारित्रिक विकास हो, नैतिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो। अगर इन सब शक्तियों का विकास करना है तो हमें शिक्षा की आवश्यकता होगी, और शिक्षा के माध्यम से ही हम इन गुणों का विकास करेंगे। इसलिए शिक्षा को तीसरा नेत्र कहा गया कि इसी नेत्र के माध्यम से हम देखते हैं कि हमें हमारे अंदर कितना सुधार करना है, कैसे हमें मोक्ष की प्राप्ति करना है, किन किन साधनों का प्रयोग करना है। तो इन शिक्षा के माध्यम से हम इन साधनों का प्रयोग करके हम अपना सर्वांगीण विकास करते हैं। इसलिए शिक्षा को तीसरा नेत्र माना गया, ठीक है ना। अल्तेकर महोदय ने कहा कि शिक्षा को वह प्रकाश और शक्ति का स्रोत माना जाता था। वैदिक काल में शिक्षा को प्रकाश और शक्ति का स्रोत माना जाता था कि उसी शिक्षा रूपी प्रकाश से, उसी शिक्षा रूपी शक्ति से हम मनुष्य के अंदर या मनुष्य के अंदर या बालक के अंदर शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, चारित्रिक, नैतिक शक्तियों का विकास किया जाता था और मनुष्य के स्वभाव को परिवर्तित किया जाता था। अगर शिक्षा रूपी प्रकाश नहीं है तो हम मनुष्य को सभ्य, योग्य, सुसंस्कृत नागरिक नहीं बना सकते, क्योंकि शिक्षा ही वह साधन है, शिक्षा ही वह प्रकाश है जो मनुष्य के जीवन में उजाला ला सकता है। और उसी उजाले के माध्यम से मनुष्य के अंदर हम सभी गुणों का विकास करके उसको एक सभ्य, योग्य नागरिक बनाते हैं, और वह एक उत्तम जीवन व्यतीत करता है, और वह जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पाने की कोशिश करता है। ये वैदिक शिक्षा का अर्थ है। आइए देखते हैं कि कैसे और क्या अर्थ है। दूसरे शब्दों में कि वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है, जैसे विद्या, ज्ञान, बोध और विनय। प्राचीन युग में शिक्षा को न तो पुस्तकीय ज्ञान का पर्यायवाची माना गया, न तो जीविकोपार्जन का साधन। इसके विपरीत शिक्षा को वह प्रकाश माना गया जो व्यक्ति को अपना बहुअंगी विकास करने में तथा उत्तम जीवन व्यतीत करने और मोक्ष प्राप्त करने में सहायता देती है, ठीक है ना। देखिए, वैदिक काल को ही हम प्राचीन शिक्षा व्यवस्था कहते हैं, वैदिक कालीन शिक्षा या प्राचीन कालीन शिक्षा, ठीक है ना। तो प्राचीन युग में शिक्षा को पुस्तकीय ज्ञान का पर्यायवाची नहीं माना गया, न ही जीविकोपार्जन का साधन माना गया। और शिक्षा को माना क्या गया कि उसी शिक्षा के माध्यम से बालक अपना बहुअंगी विकास करके, व्यक्ति अपना बहुअंगी विकास करके उत्तम जीवन व्यतीत करे और मोक्ष की प्राप्ति कर सके, ठीक है ना। तो शिक्षा को यह साधन माना गया, वह प्रकाश माना गया जो व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त करवा सके, जो व्यक्ति को अपना बहुअंगी विकास करने में सहायता दे सके, उत्तम जीवन व्यतीत करने में सहायता दे सके,
ठीक है ना। और वैदिक कालीन शिक्षा को ब्राह्मणी शिक्षा, हिंदू शिक्षा आदि नामों से भी जाना जाता है। ब्राह्मणी शिक्षा या हिंदू शिक्षा क्यों जाना जाता था? क्योंकि वैदिक कालीन शिक्षा में ब्राह्मणों का आधिपत्य था, इसलिए वैदिक कालीन शिक्षा को ब्राह्मणी शिक्षा या हिंदू शिक्षा के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है ना, ये था वैदिक शिक्षा का अर्थ। अब हम देखेंगे वैदिक शिक्षा में शिक्षा की क्या व्यवस्थाएं हैं। तो शिक्षा व्यवस्था को दो भागों में बांटा गया। पहला है प्राथमिक शिक्षा, दूसरा है उच्च शिक्षा। तो पहला हम देखेंगे प्राथमिक शिक्षा, कि प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश करना है, कितने वर्ष का हो जाएगा बालक तब वह प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कर सकता है, और प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कर रहा है तो कितने वर्ष तक करेगा। ठीक है ना, क्या पाठ्यक्रम है उसका, किन शिक्षण विधि के माध्यम से वह शिक्षा ग्रहण करेगा। चलिए देखते हैं प्रवेश व अवधि। प्राथमिक शिक्षा का आरंभ 5 वर्ष की आयु में विद्यारंभ संस्कार से होता था। तो जैसे आजकल हम लोग अपने बच्चों को जो 3 साल के पहले या 4 साल के पहले, ठीक है, 4 साल का हो गया तब हम अपने बालक को स्कूल में प्रवेश दिलवाने जाते हैं, दाखिला दिलवाने जाते हैं। तो वहाँ के जो प्रिंसिपल होते हैं या टीचर्स होते हैं वो बालक से कुछ क्वेश्चन करते हैं, बालक उसका आंसर देता है, देने के बाद वह स्कूल में प्रवेश उसको दे दी जाती, ताकि तब वह बालक अपना प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करना शुरू कर देता। तो ऐसी ही व्यवस्थाएं कुछ वैदिक शिक्षा में थी। ठीक है, तो प्राथमिक शिक्षा में वैदिक काल में जो प्राथमिक शिक्षा थी उसमें आरंभ करने की आयु क्या, आयु 5 वर्ष थी। जब बालक 5 वर्ष का हो जाता था तब वह प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कर सकता था, और प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए पहले विद्यारंभ संस्कार होता था। ठीक है ना, विद्यारंभ, तो विद्यारंभ का अर्थ होता है विद्या आरंभ करना। तो विद्या आरंभ करने के पहले एक संस्कार होता था, उसी को हम विद्यारंभ संस्कार के नाम से जानते थे। विद्यारंभ संस्कार है क्या, कि बालक का, जब बालक 5 वर्ष हो जाता था तो बालक का मुंडन होता था, बालक नहाकर नए वस्त्र धारण करके गुरु के समक्ष उपस्थित होता था, और गुरु उसको सरस्वती, विनायक और बालक के जो घर की जो देवी देवता हैं उसकी उपासना करवाता था, और वर्णमाला के अक्षरों को लिखवाता था। जब बालक ये सारी प्रक्रिया पूरी कर लेता था तब बालक की प्राथमिक शिक्षा आरंभ हो जाती थी। इसी को हम विद्यारंभ संस्कार कहते हैं। और विद्यारंभ संस्कार को हम अक्षर स्वीकरणम संस्कार, चूड़ा कर्म संस्कार के नाम से भी जानते हैं। यह शिक्षा सभी जातियों के बालकों के लिए अनिवार्य होती थी। प्राथमिक शिक्षा सभी वर्ग के जातियों के लिए होती थी, सभी वर्ग के लिए होती थी। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने की अवधि लगभग 6 वर्ष थी। बालक प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश करता था जब उसकी आयु 5 वर्ष हो जाती थी, और प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने की अवधि 6 वर्ष होती थी। ठीक है ना, तो ये प्रवेश और अवधि था। अब चलते हैं हम पाठ्यक्रम की तरफ, कि प्राथमिक शिक्षा में पाठ्यक्रम क्या था। प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में वैदिक मंत्रों का उच्चारण करना, मंत्रों का स्मरण करना, पढ़ना, लिखना, भाषा एवं व्याकरण आदि को सम्मिलित किया गया था। तो जो प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम था उसमें वैदिक मंत्रों का उच्चारण करना होता था, मंत्रों का स्मरण करना होता था, पढ़ना होता था, लिखना होता था, भाषा सीखना होता था, व्याकरण का ज्ञान लेना होता था। ये सब विषय प्राथमिक शिक्षा में सम्मिलित थे। ठीक है ना, अब हम चलते हैं शिक्षण विधि की तरफ, कि प्राथमिक शिक्षा में शिक्षण विधि थी। प्राथमिक शिक्षा में शिक्षण विधि कैसे थी, मौखिक थी। ठीक, वैदिक काल में जो शिक्षण विधि थी वो मौखिक थी, चाहे वो उच्च शिक्षा हो चाहे प्राथमिक शिक्षा। ठीक है ना, तो प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश करने की आयु 5 वर्ष, शिक्षा ग्रहण करने की अवधि 6 वर्ष,
प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश करने के लिए विद्यारंभ संस्कार होता था। उसको हम अक्षर स्वीकरणम संस्कार या चूड़ाकर्म संस्कार के नाम से भी जानते हैं। प्राथमिक शिक्षा सभी जातियों के लिए अनिवार्य थी। प्राथमिक शिक्षा में पाठ्यक्रम में वैदिक मंत्रों का उच्चारण करना, मंत्रों का स्मरण, पढ़ना, लिखना, भाषा एवं व्याकरण आदि को सम्मिलित किया जाता था। प्राथमिक शिक्षा में शिक्षण जो विधि थी वो कैसी थी? मौखिक थी। ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे उच्च शिक्षा कि वैदिक काल में उच्च शिक्षा क्या थी, उसके प्रवेश के आयु क्या थे, उसकी अवधि क्या थी, उसके पाठ्यक्रम क्या थे, शिक्षण विधि क्या थी, उसकी परीक्षाएं कैसे होती थी, उपाधियां क्या मिलती थी, किस भाषा में शिक्षा दी जाती थी। ठीक है ना। चलिए देखते हैं उच्च शिक्षा में प्रवेश या वह अवधि। उच्च शिक्षा केवल 3 जाति के छात्रों के लिए थी। किन 3 छात्रों के लिए? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। मतलब शूद्र के लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। इसके विपरीत प्राथमिक शिक्षा में सभी जातियों के लिए शिक्षा क्या थी? अनिवार्य थी। और उच्च शिक्षा में सिर्फ 3 जाति के लिए शिक्षा थी, शूद्र के लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। उच्च शिक्षा को आरंभ करने के लिए ब्राह्मण 8 वर्ष, क्षत्रिय 11 वर्ष और वैश्य 12 वर्ष की आयु में उपनयन संस्कार से होता था। क्या होता था? उच्च शिक्षा का आरंभ। ठीक है ना। देखिए यहाँ आयु क्या हुआ निर्धारित। प्राथमिक शिक्षा में सभी वर्ग के बालकों के लिए शिक्षा अनिवार्य थी, तो वहाँ प्रवेश की आयु 5 वर्ष थी। उच्च शिक्षा में सिर्फ 3 जाति के बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। तो ब्राह्मण के लिए आयु निर्धारित है 8 वर्ष, क्षत्रिय के लिए 11 वर्ष, वैश्य के लिए 12 वर्ष की आयु में उपनयन संस्कार से उच्च शिक्षा का आरंभ होता था। ठीक है ना। जैसे प्राथमिक शिक्षा में विद्यारंभ संस्कार से होता था, उसी तरह उच्च शिक्षा में उपनयन संस्कार से होता है। उपनयन का अर्थ होता है पास ले जाना। किसके पास ले जाना? गुरु के पास ले जाना। अगर शिक्षा लेना है तो गुरु के पास जाना पड़ेगा। तो उपनयन संस्कार में बालक जो है गुरु के समक्ष उपस्थित होता था। गुरु वैदिक मंत्रों का उपदेश देता था और उपदेश देने के बाद उच्च शिक्षा आरंभ करता था। ठीक है ना। ये उपनयन संस्कार होता था। इसी उपनयन संस्कार के माध्यम से बालक की उच्च शिक्षा आरंभ होती थी। उच्च शिक्षा की जो अवधि है वो क्या है? 10 वर्ष। किसके लिए? अपरा विद्या के लिए, लौकिक विषय के लिए। और 12 वर्ष निर्धारित की गई थी आध्यात्मिक विद्या के लिए, परा विद्या के लिए। ठीक है ना। लगभग मानी जाती थी कि 10 वर्ष लौकिक विद्या के लिए मानी जाती थी, 12 वर्ष परा विद्या या आध्यात्मिक विद्या के लिए मानी जाती थी। ठीक है ना। तो उच्च शिक्षा में प्रवेश या वह अवधि कि उच्च शिक्षा में सिर्फ 3 जातियों के लिए प्रवेश था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। जब ब्राह्मण के लिए आयु 8 वर्ष, क्षत्रिय के लिए 11 वर्ष, वैश्य के लिए 12 वर्ष निर्धारित थी और इनका उपनयन संस्कार होता था। उसी संस्कार के बाद इनकी उच्च शिक्षा आरंभ हो जाती थी। उच्च शिक्षा शूद्रों के लिए उच्च शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। ठीक है ना। आइए देखते हैं पाठ्यक्रम की। उच्च शिक्षा में पाठ्यक्रम को क्या कौन कौन से पाठ्यक्रम शामिल किए गए। पाठ्यक्रम में उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में परा विद्या मतलब आध्यात्मिक और अपरा विद्या लौकिक दोनों को स्थान दिया गया था। परा विद्या के अंतर्गत हम वेद को पढ़ेंगे, वेदांग को पढ़ेंगे, पुराण को पढ़ते हैं, दर्शन को पढ़ते हैं, उपनिषद को आदि विषय को पढ़ते हैं। इन विषयों को परा विद्या के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता था और इसी विषय को उच्च शिक्षा में दी जाती थी। अपरा विद्या के अंतर्गत या लौकिक विद्या के अंतर्गत इतिहास, तर्कशास्त्र, भूगर्भ शास्त्र, भौतिक शास्त्र, धनुर्विद्या आदि विषयों को सम्मिलित किया जाता था। ठीक है ना। तो उच्च शिक्षा में परा विद्या और अपरा विद्या को स्थान दिया जाता था।
अब आपको पता हो गया होगा कि पराविद्या के अंतर्गत वेद, वेदांग, पुराण, दर्शन, उपनिषद आदि विषय आते थे, जिससे हमारा आध्यात्मिक विकास हो। अपरा विद्या के अंतर्गत इतिहास, तर्कशास्त्र, भूगर्भशास्त्र, भौतिक शास्त्र, धनुर्विद्या आदि विषय को सम्मिलित करके उच्च शिक्षा दी जाती थी। ठीक है ना। अब आते हम शिक्षण विधि की तरफ। उच्च शिक्षा में शिक्षण विधि कैसी थी? मौखिक थी, मतलब प्रवचन के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी, व्याख्यान के माध्यम से शिक्षा अगर गुरु देता था, प्रवचन करके देता था, व्याख्यान देता था, प्रश्न के माध्यम से, प्रश्नोत्तर के माध्यम से शिक्षा देता था, वाद विवाद करवाता था। इन सब विधि का प्रयोग करके गुरु जो है उच्च शिक्षा देता था। उच्च शिक्षा में परीक्षा प्रणाली कैसी थी? मौखिक थी। जो परीक्षाएं होती थी वो मौखिक थी कि गुरु जो है शिष्य से प्रश्न पूछता था मौखिक, और छात्र जो है या शिष्य उसका उत्तर मौखिक रूप से देता था, और उसी के अनुसार वो उपाधि भी देता था गुरु। ठीक है ना। तो उपाधि भी देख लेते हैं। एक वेद अध्ययन करने के लिए 12 वर्ष की अवधि लगती थी कि अगर आपको एक वेद का अध्ययन करना है तो 12 वर्ष की अवधि लगेगी, मतलब 12 वर्ष तक आपको एक वेद का अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो एक वेद का अध्ययन करने के लिए समय क्या लगा, अवधि क्या लगी? 12 वर्ष। और उपाधि तब दी जाती थी कि स्नातक, जो बालक एक वेद का अध्ययन कर लेता था उसको स्नातक की उपाधि दी जाती थी। जो बालक 2 वेद का अध्ययन करता था उसको 24 वर्ष पढ़ना पड़ता था। अवधि क्या थी? 24 वर्ष। और उपाधि क्या दी जाती थी? वशु। ठीक है ना। अगर एक वेद अध्ययन करके आप गृहस्थ आश्रम में जाते हैं तो आपको उपाधि स्नातक था कि यह स्नातक करके आए। ठीक है ना। बीए करके चले गए, ठीक है ना, तो 3 साल लगा और आपको स्नातक की उपाधि मिल गई। 2 साल और बढ़ गया, एमए कर लिया तो परास्नातक। तो ठीक उसी प्रकार से एक वेद का अध्ययन करना 12 वर्ष, उपाधि स्नातक। 2 वेद 24 वर्ष, उपाधि वशु। 3 वेद का अध्ययन करना समय क्या लगा? 36 वर्ष, उपाधि रुद्र। 4 वेद अध्ययन करना समय क्या लगा? 48 वर्ष। ठीक है ना। उपाधि क्या मिला? आदित्य। ठीक है ना। तो एक बार फिर से देखते हैं। एक वेद का अध्ययन करना समय 12 वर्ष, उपाधि स्नातक। 2 वेद अध्ययन करना है तो समय 24 वर्ष लगेगा, उपाधि क्या? वशु। 3 वेद अध्ययन करना है तो 36 वर्ष, उपाधि क्या मिलेगा? रुद्र। और 4 वेदों का अगर ज्ञाता है तो समय लगेगा 48 वर्ष और आपको आदित्य की उपाधि मिलती है। वैदिक काल में भाषा क्या थी? वैदिक काल में की जो शिक्षा जिस भाषा में दी जाती थी वो शिक्षा की भाषा थी संस्कृत। संस्कृत भाषा में वैदिक काल में शिक्षा दी जाती थी।